नमस्कार, स्पार्क टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज 26 जुलाई है, मतलब कारगिल विजय दिवस। जिन जवानों ने, भारत के जाबाज जवानों ने देश की रक्षा के लिए खुद के बलिदान दिए, आज उनके लिए आज दिन है। आज के दिन हम कारगिल विजय दिवस है वो हम आज के लिए मनाते हैं। और कारगिल विजय दिवस क्या है, युद्ध कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, उसके बारे में दर्शक मित्रों हम आज मिले हैं। उसके लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित है अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के जो प्रेसिडेंट है लेफ्टिनेंट कर्नल अमृतलाल मकवाना जी। सर आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद सर, आज 26 जुलाई है, आज का दिन मतलब कारगिल विजय दिवस। हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि कारगिल युद्ध कैसे हुआ, उसके बारे में आप जानकारी देंगे। जी। सर्वप्रथम आज अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद गुजरात प्रदेश अध्यक्ष और तमाम ओहदेदारों और सभ्यों की तरफ से आज का सिल्वर जुबिली और रजत जयंती समारोह यानी कि कारगिल युद्ध को 25 साल हुए हैं। तो इस युद्ध के दौरान हमारे जितने जाबाज सिपाही 527 जवानों ने, जेसीओ ने और ऑफिसर मिल करके एक बलिदान दिया है और तकरीबन 1363 लोग इसमें जो घायल हुए थे। तो सर्वप्रथम जितने लोगों ने बलिदानी दिया है उन बलिदानियों को अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद गुजरात प्रदेश की तरफ से मैं हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं को उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करे। और साथ ही साथ जितने भी हमारे जो घायल सैनिक हैं उनको ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से जल्दी उनकी रिकवरी हो। कारगिल युद्ध के आज 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। आज का दिन रजत जयंती समारोह के रूप में मनाया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और तत्कालीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वेद प्रकाश मलिक आज द्रास के जो वॉर मेमोरियल है वहाँ पे उन जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए एवं उनके जो नेक्स्ट ऑफ कीन हैं, उनके जो परिवार वाले लोग हैं जिन्होंने अपना बेटा खोया है, जिन्होंने अपना बाप खोया है, जिन्होंने अपना पति खोया है, ऐसे परिवार के लोग आज द्रास के अंदर एकत्रित हुए हैं। तो वहाँ पर हमारे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री एवं तत्कालीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वेद प्रकाश मलिक इनका सम्मान करेंगे और उनको जो बलिदानी हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आज का जो युद्ध है, आज से 25 साल पहले भारत के अंदर इतनी टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था, जिसके कारण या तो एक इंटेलिजेंस चूक हुई हो या इन्फॉर्मेशन मिलने में हमें थोड़ी देरी लगी हो, जिसके कारण पाकिस्तान ने हर बार की तरह जो पीठ में खंजर भोंका है उसी प्रकार से उन्होंने 3 मई 1999 के दिन जो घुसपैठिया बना करके नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जो जवानों को हमारी भारत की तकरीबन 120 से 30 जो पोस्ट हैं एग्रीमेंट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान सर्दियों के समय उतर करके अपनी अपनी जगह जाना चाहिए, लेकिन भारत के तमाम लोग अपनी पोस्ट छोड़ करके नीचे आ गए। लेकिन हर बार की तरह पाकिस्तान ने हमारे साथ धोखा किया और उस धोखे के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था। नहीं तो आप समझ सकते थे कि फरवरी में तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर बस यात्रा करके और उसके साथ सारा जो प्रतिनिधिमंडल, उद्योगपति और बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल लोग उनके साथ मिलकर के लाहौर बस यात्रा के लिए गए थे। लाहौर बस यात्रा करने के तुरंत पश्चात उस समय के जो प्रमुख थे जनरल परवेज मुशर्रफ, जो उस समय का मिलिट्री शासन चल रहा था, उन्होंने बदला लेने की भावना से कारण मैं इस कारगिल युद्ध के अंदर भी शामिल था। ऑपरेशन मेघदूत
जो सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा हाईएस्ट जो युद्ध स्थल है, वहाँ पर ये ब्रिगेड कमांडर हुआ करते थे। और उस समय जब उन्होंने हमारी चौकियों को घेर लिया था, तो हमारे जाबाज सिपाहियों ने, और उस ऑपरेशन मेघदूत के अंदर मैं खुद शामिल था, उनको वहाँ से मार भगाया गया और तमाम पोस्टों को वहाँ पे एक हमारे परमवीर चक्र विजेता बाना सिंह, नायब सूबेदार बाना सिंह हमारे साथ में थे, और उन्होंने उनकी चौकी पोस्टों को ध्वस्त करते हुए कई सैनिकों को मार गिराया, और पाकिस्तान ने भारत की जो पोस्टों को कब्जा किया था, उस कब्जा से मुक्ति कराई, और इनकी जो है बड़ी किरकिरी हुई। सेना के अंदर भी काफ़ी उनको लताड़ें लगाई गई। तो मन में उन्होंने एक ठान ली थी कि जब मौका मिलेगा तो ज़रूर इसका मैं बदला लूँगा। तो उसका बदला लेने के लिए उन्होंने नर्दर्न इन्फेंट्री जो है, पाकिस्तान की इन्फेंट्री को उन्होंने हमारी जितनी पोस्टें थी, पोस्टों के अंदर कब्जा करके बिठा दिया गया। जब वहाँ का एक चरवाहा वो ऊंची पहाड़ी में जब उसकी याक चली जाती है और उनको पता चलता है कि भाई ये तो कोई घुसपैठिया आकर के बैठ गए हैं, तब तक हमारे जो नीचे पेट्रोलिंग करने वाले जवान थे, उनको जब मैसेज मिला तो उन्होंने अपने अधिकारी को बताया, और अधिकारी ने पेट्रोलिंग पार्टी भेजी। तो वाकई में पता चला कि शायद यहाँ घुसपैठिया आकर के बैठ गए हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद में जब धीरे धीरे ये रिपोर्ट आगे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक पहुँची, तो उन्होंने कहा कि वाकई में इन लोगों ने पूरे आर्मी को घुसपैठिया बना करके भारत की तमाम पोस्टों पर आकर के कब्जा कर लिया है। तो इसके बाद एक जो मंत्रियों की एक कमेटी होती है, मिनिस्टर की कमेटी बिठाई गई, अर्जेंट मीटिंग ली गई, और इसके बाद डिसीजन लिया गया कि हमें इनके ऊपर एक्शन करना पड़ेगा। तो 3 तारीख से ये जो कारगिल का युद्ध की शुरुआत हो गई, और इसके पश्चात फिर एक हमारे जो तत्कालीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वेद प्रकाश मलिक, उस समय के वो चेयरमैन हुआ करते थे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के। तो उन्होंने तीनों सेनाओं को बुलाया गया, और इसके बाद एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, और एक्शन कैसे करना है, नेवी कैसे एक्शन करेगी, एयरफोर्स कैसे करेगी, आर्मी कैसे करेगी, उसके बारे में तमाम प्रकार की जानकारी दी गई। और फिर वो समय आ गया और प्रधानमंत्री ने आदेश किया कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस नहीं करेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके हम पाकिस्तानी की जगह नहीं जाएंगे। ये क्लियर कट उनको आदेश दिया गया। लेकिन दबाव तो बनाना ही था कि हम अपने बॉर्डर का सम्मान करेंगे। और 26 मई के दिन एयरफोर्स ने अपना ऑपरेशन शुरू किया। तत्कालीन एयरफोर्स के एयर मार्शल A.Y. टिप्पनीस ने एयरफोर्स को आदेश दिया, और एयरफोर्स की जो वेस्टर्न एयर कमांड है, उनके तकरीबन 25% एयरक्राफ्ट को मूव करा दिया। उसमें से MiG-21, MiG-23, MiG-25, MiG-27, MiG-29, Mi-17 हेलीकॉप्टर, और उसके साथ साथ जगुआर जो हमारा फाइटर प्लेन है, जो कि न्यूक्लियर का वॉरहेड ले जाने की क्षमता रखता है, और मिराज 2000 को भी मूव करा दिया। लेकिन समस्या सबसे बड़ी अगर यहाँ पे आ रही है, तो ये एरिया पूरा जो है, इनका ज्योग्राफी अगर देखें तो हाई अल्टीट्यूड एरिया, हाईएस्ट एरिया था, जिसमें हमारे 2 स्ट्रेटेजिक पॉइंट हुआ करते थे। एक था टोलोलिंग, जो टोलोलिंग की ऊंचाई है वो 5140 मीटर की ऊंचाई थी, कि इतनी ऊंचाई में नीचे हमारी कारगिल से जो जाने वाली रोड है, नेशनल हाईवे नंबर 1D, यहाँ पे अगर पाकिस्तानी आकर के बैठ गया था, और सीधा वहाँ से उन्होंने फायरिंग खोल दी। इसी फायरिंग के कारण हमारी
जो सप्लाई चेन है वो बाधित हो गई। सप्लाई चेन यानी कि आर्मी से जो अम्युनिशन आना है, आर्टिलरी को मूव करना है और राशन को लाना है, या मरीज जो इंजर्ड हुए उनको नीचे ले जाना है, तो ये सारा बाधित हो गया था। तो इसको दूर करने के लिए वहाँ पे जो तत्कालीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ईस्टर्न जो कमांड है वहाँ पे हमारी 8 माउंटेन डिवीज़न को मूव कराया, जिनके वो जीओसी हुआ करते थे। और उसकी एक जो ब्रिगेड है, उस ब्रिगेड को टास्किंग दिया गया, 56 इन्फेंट्री ब्रिगेड को टास्क दिया गया कि आपको टोलो लिंक पर कब्जा करना है। लेकिन मुसीबत ये थी कि ये जो एक तो इंक्लीमेंट वेदर था, जो -4 डिग्री से लेकर के -11 डिग्री तक का तापमान था। दर्शक मित्रों, आप और हम समझ सकते हैं कि -4 डिग्री के अंदर जो नॉर्मल पानी होता है वो जम जाता है। -8 डिग्री में नदी नाला जाम हो जाता है, और -11 डिग्री में आप समझ सकते हैं -18 में अगर तापमान जाता है तो गाड़ियों के डीजल भी जाम हो जाते हैं। तो इस प्रकार की इंक्लीमेंट वेदर कंडीशन। और दूसरी ये जो पहाड़ी है, स्नैक पिक बोलते हैं इसको। स्नैक पिक मतलब पहाड़ी नीचे से ऊपर अगर आपको टॉप में चढ़ना है 5140 पॉइंट पर, तो आपको बहुत ही कठिनाइयाँ उठा करके आप वहाँ पे जा सकते हैं। और वो इतना दुर्गम रास्ता है जो 80 डिग्री, आप 90 डिग्री देखो और 80 डिग्री 10 डिग्री का फ़र्क था कि नीचे से जवान ऊपर जाएगा और वो दुश्मन ऊपर बैठा हुआ है, वहाँ से गोलीबारी करेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कैजुअल्टी हुई है। पाकिस्तान से ज़्यादा हमारी कैजुअल्टी इसलिए हुई है कि वो हाई राज में बैठा था। तो अभी हमारे लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट के मुताबिक सबसे बड़ा अगर कोई कार्य था, मिशन टास्क था, तो वो कार्य हमारे लिए था कि सबसे पहले हम टोलो लिंक पहाड़ी पर कब्जा करेंगे। अब टोलो लिंक पहाड़ी पर कब्जा करने के लिए 56 इन्फेंट्री ब्रिगेड के अंदर फर्स्ट नागा रेजिमेंट वो खतरनाक रेजिमेंट है कि पाकिस्तानियों को पकड़ करके इनके हाथ और पैर काट करके कच्चे खा जाते थे। वो नागा रेजिमेंट आज पूरे पाकिस्तान के अंदर भी एक उनको दहशत है कि यहाँ नागा आ गई तो हम जिंदा नहीं रह सकते। इंसान को भी खा जाते, जानवर को खा जाते, कोई ऐसी चीज़ नहीं है वो छोड़ते नहीं है। इतने खतरनाक से खतरनाक वो नागा रेजिमेंट थी। इसके बाद उसके साथ ग्रेनेडियर, इसके बाद 16 जाट रेजिमेंट, दोनों ने मिल कर के ये जॉइंट ऑपरेशन चलाया, अपनी लड़ाई की तैयारी करी। धीरे धीरे करके पूरी रात चलेंगे, दिन में कहीं अपना छुपाव लेकर के छुप जाते थे। और फिर वो समय आया जिस समय हमें टोलो लिंक पर चढ़ाई करके 26 जुलाई को वहाँ से शुरुआत करी थी। वैसे तो अपनी तैयारी 3 मई से ही चालू हो गई थी, लेकिन एयरफोर्स की हमें सहायता मिल गई। एयरफोर्स ने अपना ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया और उसके मुताबिक उसके पास लेज़र गाइडेड बॉम्ब था। लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई की बात ये थी कि पाकिस्तान के पास जो मिसाइल थी, स्टेला मिसाइल और दूसरी मिसाइल है, जो 28,000 फीट से ऊपर ज़्यादा कोई भी फाइटर उड़ान भरेगा या हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा तभी तक उसको मार कर सकती है। तो अगर बॉम्ब गिराने हैं तो कम से कम आपको 30,000 हाइट फीट में उड़ान भरनी पड़ेगी। तो ये एयरफोर्स के सामने एक बहुत बड़ी चैलेंज थी। लेकिन एयरफोर्स ने हौसला अफजाई करते हुए अपने तमाम एयरक्राफ्ट को, यानी 25% एयरक्राफ्ट को मूव करा दिया। मिराज 2000, जैगुआर फाइटर, मी-17 हेलीकॉप्टर, मिग-21, मिग-23, मिग-25, मिग-27, मिग-29, इन तमामों को मूव करने के बाद वहाँ से बॉम्ब की वर्षा करी। और यहाँ से पूरा आर्टिलरी गन यानी कि 315 फील्ड रेजिमेंट, जिन्होंने इस कारगिल युद्ध के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त काम किया कि बोफोर्स के गोले एक तरफ से उनको कवरिंग फायर दिया जा रहा है, पूरी रात वो अपना अम्युनिशन चढ़ाते थे
और कहीं दिन जैसे उठते ही वो अपना छुपाव कर लेते थे। तो इसी प्रकार 3 जुलाई को ये जो टोलोलिंग है, टोलोलिंग के अंदर हमने अपना 12 और 13 जून के आसपास हमने अपनी विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद ये नेशनल हाईवे नंबर 1D से मात्र और मात्र 3 किलोमीटर दूर था। अब जो बंदा 3 किलोमीटर दूर बैठा है, दूरबीन से देखेगा, नीचे गाड़ियाँ जा रही, नीचे आदमी जा रहे, गने जा रही है, तो उनको डिस्ट्रॉय करने में कोई देर नहीं लगती थी। इसलिए सबसे पहले हमने टोलोलिंग को जीता, जो 5140 पॉइंट उसको बोला जाता है। और ये जीतने के बाद टर्निंग पॉइंट आ गया कि अब हम लड़ाई जीत सकते हैं। इसके तुरंत बाद फिर जो है हमने टाइगर हिल, यानी कि टाइगर हिल जो 4875 पॉइंट है, यानी कि 4875 मीटर की हाइट में जो पहाड़ी है द्रास से ऊपर की तरफ। द्रास के बारे में मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगा कि दुनिया में सबसे ठंडा स्थान अगर कोई है, नंबर 1 तो वर्खोयांस्क है रशिया के अंदर, और दूसरा स्थान जो है वो द्रास है। राउंड द ईयर -डिग्री टेम्परेचर चलता है। तो ऐसे इंक्लीमेंट वेदर में आप अपने आप को कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन हमारे जाबाज जो जवान हैं, जो जेसीओ हैं, जो अधिकारी लोग हैं, उन्होंने ज़बरदस्त कार्रवाई करते हुए इन पहाड़ियों पर, उन ऊंची चोटियों पर विजय प्राप्त किया। उसमें से सबसे पहला नाम लूँगा तो वो कैप्टन विक्रम बत्रा है, जिन्होंने अदम्य साहस और वीरता के साथ दुश्मन के कई बंकर को उड़ा दिया, दुश्मन के कई लोगों को मार दिया और टाइगर हिल पर फतेह उन्होंने पाई। लेकिन जैसे विजय प्राप्त कर रहे थे, उसी दौरान अपने जवान और जैसे मना कर रहे थे, मना करने के बावजूद भी उनकी जान बचाने के लिए जैसे गए और दुश्मन की तरफ से वहाँ से एक जो बोलते हैं ग्रेनेड फेंका, और उसी ग्रेनेड में वो वहाँ पे बलिदानी हो गए, वहाँ पे शहीद हो गए। अगर मैं छाती ठोक के बोल सकता हूँ कि विक्रम बत्रा आज की डेट में अगर जीवित होता तो भारत का सबसे यंगेस्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता। जो परम वीर चक्र विजेता है, उनके लिए सेना के अंदर बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, बहुत बड़ा प्राधान्य उनको दिया जाता है। जनरल वीपी मलिक ने भी यही कहा था कि अगर ये आज मौजूद होते तो ये भारत का सबसे बड़ा यंगेस्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है। तो उनको सैल्यूट है। आज हमारे सामने नहीं है, उनको परम वीर चक्र पुष्पमोस दिया गया। और इसके बाद दूसरा जो था कैप्टन मनोज पांडे, जिन्होंने भी ये कार्य करते हुए दुश्मन के तकरीबन 7 से 8 बंकरों को तबाह किया था और पाकिस्तानियों को कईयों को मारा था। तो उनको भी पोस्टमस पीवीसी मिला। परमवीर चक्र जो सेवा पदक है उनको दिया गया। और 2 जो हमारे जीवित है, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, जिनको कि भगवान ने बचाया, कहा जाए उनके बारे में जितना कहूँगा उतना कम है। आज वो जीवित है। ये 18 ग्रेनेडियर का साहब थे, रात में चलते थे, 22 दिन लगातार आमनेशन उस बंदे ने ढोया है। एक सीधी पहाड़ी हो, फॉर एग्जांपल यही आपकी पहाड़ी है, यहाँ से चढ़ना, दुश्मन यहाँ बैठा है, दुश्मन गोलीबारी कर रहा है, वो पत्थर की आड़ लेते हुए 22 दिन लगातार उसने चढ़ा और अपना मुकाम हासिल किया। टाइगर हिल पर चढ़ने के बाद जब दुश्मन को पता चल गया और उन्होंने जब फायर खोला तो तकरीबन 17 गोली उसकी छाती में लगी कि राम राखे उसको कोई ना चाखे। जिसकी जिंदगी बची है इस दुनिया में कोई नहीं मार सकता। उसके पर्स के अंदर वो सिक्का पड़ा हुआ था और उस सिक्के के कारण उनको गोलियां जो लगी वो सिक्के से डाइवर्ट होती हुई बाहर चली गई। एक तरफ से हाथ उसका कट गया। हाथ कटने के बावजूद उन्होंने अपना हिम्मत नहीं हारा। दुश्मन आए, देखे कि सारे मर गए, हाँ मर गए, ये तो जिंदा था। उन्होंने भगवान को याद किया कि बस मुझे जीवित रखना,
और उसी हालत में वो पड़ा रहा, दुश्मन वहाँ से सब चले गए कि अभी सब मर गए, कोई नहीं बचा है। तो इसके बाद में ये रेंगता हुआ आया और उस पहाड़ी पे उनको ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मन का बंकर को तबाह किया। और विक्रम बत्रा और ये हमारे जो हीरो है राइफलमैन संजय सिंह, विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज पांडे, जिनकी वजह से हमें ये टाइगर हिल पर फतेह पाई गई। और इसके बाद आजू बाजू की जितनी भी पोस्टें थी उन पोस्टों को हमने कब्जा किया और कब्जा करने के बाद हमने कारगिल के ऊपर विजय प्राप्त करी। उन तमाम शहीदों को मैं अपने तहे दिल से नमन करता हूँ, हृदय से नमन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी योनि को, उनकी आत्मा को प्रभु शांति प्रदान करें। जी सर, मैं एक आपसे पूछना चाहूँगी, दर्शकों भी, उनको भी लगेगा कि आप कारगिल जो युद्ध हुआ था उस टाइम पर आप वहाँ पर थे, आपको क्या फीलिंग है? क्योंकि वो एकदम बिल्कुल बोल सकते दर्दनाक वो था पूरा, तो आपको क्या फील हुआ आपको? मैडम, मैं उस समय को बयान नहीं कर सकता हूँ। जो एक बेंच में पढ़ाई करके 4-5 साल साथ में हम लोग रह करते हुए और वो फोर्स को रिपेयर करते हुआ मेरा कोर्समेट, जब उनके पर पाकिस्तान का शेलिंग होता है और उसी शेलिंग के साथ उनकी चिथड़े उड़ जाते हैं, नज़र के सामने उस बंदे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, आज के दिन भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो भगवान ना करे कभी ऐसा मंजर कभी देखने को मिलेगा, लेकिन वो हालत में अभी दर्शकों के सामने हम बयान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारा एक एक जवान ने बहादुरीपूर्वक, वीरतापूर्वक दुश्मन का सामना किया है। उनको रिसोर्सेज पूरे ना होने के बावजूद भी इस प्रकार का उन्होंने अद्भुत अदम्य साहस दिखा करके कारगिल के अंदर विजय दिलाई है। जी सर, जो हमारे भारतीय जाबाज है उनको प्रोत्साहित मतलब अवार्ड दिए जाते हैं, आप उनके बारे में बताएंगे? जी मैडम, भारतीय सेना के अंदर 3 प्रकार की कैटेगरी है। सबसे पहले जो कैटेगरी आती है वो गैलेंट्री अवार्ड्स बोलते हैं उनको। और ये जो गैलेंट्री अवार्ड से जब भारत का संविधान बना था, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने भारत का संविधान बनाया था, और वो संविधान भारत के अंदर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो उस समय संविधान के अंदर उन्होंने लिखा कि भारतीय सेना के वीरता जो पदक है वो उनको मिलना चाहिए। तो सबसे पहला है कि युद्धकालीन, युद्ध के दौरान में अगर कोई भी जवान, जूनियर कमीशन ऑफिसर या ऑफिसर असाधारण कार्य करते हुए दुश्मन के साथ मुठभेड़ में अगर वो अपने आप को बलिदान करता है या ऐसा कार्य करते हुए जाता है जो आज तक कोई नहीं कर पाया है, ऐसे चंद लोगों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। तो ये सबसे हाईएस्ट डिग्री का अगर कोई गैलेंट्री अवार्ड है तो परमवीर चक्र है। और दूसरा अवार्ड जो है वो है महावीर चक्र, ये युद्धकालीन अवार्ड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और तीसरा अवार्ड है वीर चक्र। इसी प्रकार से इसी कैटेगरी में 3 ऐसे अवार्ड है जो कि शांतिकालीन अवार्ड बोलते हैं उसको। तो अगर शांतिकालीन के समय में भी कोई परम विशिष्ट, जिसको कहते हैं कि अद्भुत, अविस्मरणीय और अदम्य साहस दर्शाते हुए ऐसा अगर वो कार्य करता है भारत और राष्ट्र के लिए, तो ऐसे जाबाज सिपाही को परमवीर नहीं, अशोक चक्र से नवाजित किया जाता है, जो परमवीर चक्र की श्रेणी में आता है। दूसरा जो अवार्ड है वो कीर्ति चक्र है। तीसरा जो अवार्ड है वो शौर्य चक्र है। तो ये जो कैटेगरी है पीसकालीन एंड युद्धकालीन, इसका जो अमल है, दूसरा वाला जो अमल है 4 जनवरी 1952 को
अशोक चक्र श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3 था, लेकिन 1967 के बाद इनको अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र के नाम से प्रकाशित किया गया। इसके बाद जो युद्धकालीन विशिष्ट सेवा पदक है वो है सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, जो साधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है। दूसरा है उत्तम युद्ध सेवा मेडल और तीसरा है विशिष्ट सेवा मेडल। इसी प्रकार से जो शांतिकालीन मेडल है वो है परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल। और तीनों सेनाओं के जो शाखा वाले मेडल्स हैं वो है भारतीय सेना में अगर कोई असाधारण कार्य करता है, ब्रेवरी का कार्य करता है, वीरता के लिए कार्य करता है, तो उनको सेना मेडल से नवाजित किया जाता है। अगर नौसेना के अंदर उसी प्रकार का कोई कार्य करता है तो उनको नौसेना मेडल यानी कि एनएम के नाम से जाना जाता है। और अगर वायुसेना के अंदर वो असाधारण कार्य करता है तो उनको वायुसेना मेडल यानी कि वीएम के नाम से जाना जाता है। अभी दर्शक मित्रों, आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि 2022 से पहले गुजरात सरकार, गुजरात से अगर कोई बलिदानी सैनिक जिसको पीवीसी या महावीर चक्र या वीर चक्र या इनमें से कोई भी अवार्ड मिलता था तो पीवीसी को मात्र 17,500 की धनराशि मिलती थी और महावीर चक्र को मात्र 13,500 की धनराशि मिलती थी और वीर चक्र को मात्र 10,500 की धनराशि मिलती थी। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद गुजरात प्रदेश और गुजरात के अन्य जितने भी माजी सैनिक मंडल है उनके सह प्रयास से हमने गुजरात सरकार के अंदर दबाव डाला और आखिरी हमारी मीटिंग हाल के भारतीय जनता पार्टी की गुजरात की जो सरकार के अंदर गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के साथ 5 जून 2022 को जो मीटिंग हुई और उस मीटिंग में नतीजा निकल करके आया, उससे पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें नतीजा निकल करके आया कि नाउ ऑनवर्ड्स गुजरात के अंदर यानी कि 22 अगस्त 2022 के बाद गुजरात से कोई भी जवान, जेसीओ, अधिकारी, भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना से अगर वो बलिदानी होता है तो उस बलिदानी सैनिक को 1 लाख की जगह पे 1 करोड़ की धनराशि दी जाएगी। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। यहाँ पर मैं टीवी के माध्यम से गुजरात सरकार का, हर्ष संघवी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज गुजरात से हमारे एक वाड़ा करके जो शहीद यानी कि बलिदानी हुआ है, तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने उनके घर में जाकर के उनको 1 करोड़ की धनराशि प्रदान करी। तो उसी प्रकार से ये जो अवार्ड सेरेमनी है उसमें आपको मैंने बताया पहली कैटेगरी युद्धकालीन और शीतकालीन, और दूसरी जो कैटेगरी है वो है सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल को 5 लाख की धनराशि दी जाएगी और उत्तम युद्ध सेवा मेडल को 3 लाख की धनराशि दी जाएगी और विशिष्ट सेवा मेडल जो उसके अंदर जो वाईएसएम है यानी कि युद्ध सेवा मेडल को 1 लाख की धनराशि दी जाएगी और शांतिकालीन जो सेवा पदक है अति विशिष्ट सेवा मेडल को 5 लाख की धनराशि दी जाएगी, परम विशिष्ट सेवा मेडल को 5 लाख, अति विशिष्ट सेवा मेडल को 3 लाख और विशिष्ट सेवा मेडल को 1 लाख की धनराशि दी जाएगी। और मैंने आपको कहा कि तीनों सेनाओं की जो शाखा है यानी कि सेना मेडल भारतीय थल सेना को 1 लाख रुपये की धनराशि, नौसेना को जो मेडल मिलेगा नौसेना मेडल को 1 लाख की धनराशि और वायुसेना मेडल को 1 लाख की धनराशि। इसके ऊपर गवर्नमेंट का जीआर निकला है, ठहराव पसार हुआ है कि गुजरात में से कोई भी जवान, जेसीओ या अधिकारी अगर इन 13 मेडलों में वो एप्लीकेबल है
तो उनको ये धनराशि प्राप्त होगी। जी सर, मैं आपको लास्ट मैसेज आपको पूछना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यंगस्टर हो गए या फिर अभी ऑलरेडी वो आर्मी में है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहूँगी? क्योंकि सब लोग अभी तो इतना एक्साइट और देखते भी है कि आर्मी के लिए या फिर एयरफोर्स हो, देश की रक्षा के लिए वो तैयार है और वो करने भी जा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज हमारा भारत देश हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, वर्ल्ड के अंदर 140 करोड़ का देश है। भारत सरकार अगर चाहे तो भी हर एक आदमी को जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकती है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक अग्निपथ नाम की जो स्कीम निकाली है, जिस स्कीम के अंतर्गत जो अग्निवीर की भर्ती की जाती है, तो आज का जो ज़माना है वो राइफल फाइटिंग का ज़माना नहीं है, कार्बन फाइटिंग का ज़माना नहीं है। आज का ज़माना है मिसाइल टेक्नोलॉजी का ज़माना, आज का ज़माना है हाईली टेक्नोलॉजी का ज़माना। तो जो यंग ब्लड है, वो यंग ब्लड इस काम को अच्छी तरह से वो निभा सकते हैं। तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने के लिए एवं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राष्ट्र प्रेम मिले, राष्ट्रभक्ति मिले, इसलिए ये अग्निवीर स्कीम को निकाला है। और कई लोगों ने, विरोध पार्टी ने या कई लोगों ने इसके अगेंस्ट में जो प्रचार किया है, लेकिन अभी इसमें से निर्णय ये आया है कि जितने भी हमारे युवा लोग हैं, अग्निवीर है, वो 4 साल की नौकरी करने के लिए कम से कम उसको 12,70,000 तो उसको सैलरी मिलेगी, जो 4 साल की सैलरी बनती है। इसके बाद 11,70,000 वो अपना कार्यकाल पूरा करके जब आएगा तभी उसको मिलेगा। और भारत सरकार के द्वारा अभी जो हमारा CAPF है, यानी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस है, उसके अंदर उनको ये एक विशेष प्रकार का प्रावधान दिया गया है, एक रिजर्वेशन दिया गया है कि 10% जो हमारे पूर्व अग्निवीर है उनको BSF के अंदर भर्ती किया जाएगा। उसको उनकी एग्ज़ाम के अंदर छूट छाट दी जाएगी, हाइट के अंदर भी छूट छाट दी जाएगी। लेकिन ये जो हमारे एक्सपीरियंस वाले सोल्जर हैं, ये CISF, उन्होंने भी अपना अनाउंस करके बता दिया कि हम उनको भर्ती करेंगे। तो पहली बात ये बता देना चाहता हूँ कि एक सिविल जवान अगर 4 साल कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है तो इतनी धनराशि लेकर के नहीं आएगा। आज भारत सरकार ने जो स्कीम निकाली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये एक मैसेज जाए, एक आर्मी जाए। ये नहीं है इसमें से 25% को एब्जॉर्व करेंगे और 75% जो लोग हैं, लेकिन इसमें भी अभी काफ़ी संशोधन हो रहा है कि 4 साल से बढ़ा करके हो सकता है आने वाले समय में 7-8 साल की सर्विस भी हो जाएगी। 7-8 साल हमारे भारत का प्रत्येक नागरिक इसमें भारतीय सेना में या भारतीय नौसेना में या वायुसेना के अंदर वो अपना योगदान दे और इसके बाद जो है सिविल में अपना जा सके। कारण ये कोई स्कीम जो है रातों रात नहीं लाई गई है। दुनिया के 30 देशों का एक स्टडी करने के बाद ये स्कीम को अमल में लाया गया है। अमेरिका के अंदर भी 3-4 साल का टेन्योर है, इजराइल में चले जाओ वहाँ भी 3-4 साल वाले हैं। बाकी तमाम कई कंट्रियों का अभ्यास करने के बाद इस नतीजे पे आए हैं। और दूसरा, मेरे तमाम जो भारत के युवा हैं, गुजरात के युवा हैं, बड़ौदा के युवा से मैं 2 हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी पूर्व सैनिक हैं या कार्यरत सैनिक हैं, उनके परिवारों को उनको प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्ट दी जाए। और जो पूर्व सैनिक सेना में अपना कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात जो बाहर आ रहे हैं और आप अच्छी पोस्ट में हो, तो हमारे पूर्व सैनिकों को जिस प्रकार से आज ट्रीट किया जा रहा है कि गेटों में सिक्योरिटी ड्यूटी, गार्ड ड्यूटी दे रहे हैं, सुपरवाइजर ड्यूटी दे रहे हैं, इतने बड़े बड़े गनों को चला के आए हैं, इतनी बड़ी बड़ी तोपों को चला के आए हैं, रडार को चला के आए, इतने हाईली इंटेलिजेंट है और ईमानदार है। ऐसे लोगों को सही जगह पे, सही स्थान पे नौकरी देनी चाहिए और उनको प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये मेरा नम्र निवेदन है तमाम उद्योगपतियों से, तमाम युवा लोगों से।
और जब भी वो छुट्टी आए तो थोड़ा उनका हौसला अफजाई के लिए हो सके तो उनका रिस्पेक्ट करें। ट्रेन में अगर वो सवार कर रहा है, उनको रिजर्वेशन नहीं मिली है, तो आधी सीट उनको बैठने के लिए कम से कम दिया जाए कि वो देश सेवा कर रहा है, आज बॉर्डर से आ रहा है। तो ये जब तक भावना हमारे अंदर जागृत नहीं होगी तब तक हम हमारे सैनिकों को जिस प्रकार से उनको रिस्पेक्ट चाहिए वो रिस्पेक्ट हम उनको नहीं दे पाएंगे। और आप सभी लोगों को इस टीवी के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि सेंट्रल आर्मर्ड फोर्सेस डे 7 दिसंबर को आता है। तो हमारे जितने भी भारतीय सेना के अंदर, नौसेना के अंदर, वायुसेना में जो अपाहिज हो जाते हैं, गोली लगती है या किसी कारण से वो क्षत विक्षत हो जाते हैं, तो इसी फंड से उनको पैसा दिया जाता है और हमारे तमाम सैनिकों का सम्मान किया जाता है। इसके अलावा 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस है। इसके बाद 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस है। 15 जनवरी भारतीय थल सेना दिवस है। तो इन दिवसों में भी हमारे जितने भी बलिदानी सैनिक हैं उनके परिवारों का सम्मान किया जाता है और उनको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इसी फंड से उनको शिष्यवृत्ति दी जाती है। तो आप लोगों से निवेदन है कि जब भी 7 दिसंबर आए आर्मर्ड फोर्सेस डे, उस समय बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और इन सैनिकों का कल्याण के लिए मदद करने के लिए आप लोग उसमें जो भी अपनी श्रद्धा से 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया जो भी श्रद्धा से दे सकते हैं वो उनको दान देना चाहिए। इतना ही कहते हुए मेरी बात को यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा। तो आज का ये जो रजत जयंती समारोह है, आज का सिल्वर जुबली, और फिर एक बार इस युद्ध के अंदर जितने भी हमारे 527 बलिदानी सैनिक हैं उनको मैं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद गुजरात प्रदेश तमाम ओहदेदार, तमाम सभ्यों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार वाले जितने भी हैं उनकी हम रिस्पेक्ट करें, उनको हम सेटल करें, उनके परिवार से एक एक लोगों को हम नौकरी प्रदान करें और उनको एक घर बनाने की व्यवस्था करें। ऐसा अगर विचार आएगा तो बहुत बड़ी बात है। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात। लेफ्टिनेंट कर्नल अमृतलाल मकवाना। थैंक यू वेरी मच। जी दर्शक मित्रों, तो जैसे आज हम कारगिल विजय दिवस है उसके लिए हम आज मिले हैं और सर के पास से हमने जानकारी में हमने ली है कि कारगिल विजय दिवस क्या है, युद्ध कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था, वो सारी जानकारी हमने सर से ली है। और आगे भी हम देखते हैं कि आज 25 साल हो गए कारगिल विजय दिवस के। तो तमाम जो भी है जाबाज सैनिक है कि जो अभी देश की रक्षा के लिए खुद का बलिदान भी दे रहे हैं, अभी भी वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। मतलब कोई भी वो सीज़न नहीं देखते कि गर्मी है, ठंडी है, जैसे सर ने बताया कि -डिग्री में भी वो देश की रक्षा के लिए वहाँ पर होते हैं। तो आज उन सभी जो जाबाज सैनिक है, जाबाज जवान हैं, उन सबको हम सत नमन करते। स्पार्क टुडे न्यूज़ तरफ से भी हम नमन करते। आप सब दर्शक मित्रों, आपका धन्यवाद, हमारे साथ आप जुड़े। ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। आज हमने 26 आज जो जुलाई है मतलब कारगिल विजय दिवस, उसके लिए हम आज मिले थे। तो आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और सर आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कैमरामैन निखिल का भी धन्यवाद। जी जी बिल्कुल। तो कैमरामैन निखिल रावल के साथ मैं हूँ आपके साथ नम्रता महिड़ा, स्पार्क टुडे न्यूज़।